बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, बिल आखिर अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई सेनेट के अंदर मुस्तरद कर दी गई है। अमरीका की 200 साला सियासी तारीख के अंदर अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ये पहले अमरीकी सदर थे जिनके खिलाफ 2 बार मुआवजे की कार्रवाई की मंजूरी दी गई। और ऐसे काम आज सेनेट के अंदर अमरीकी सेनेट के अंदर बाकायदा इस हवाले से वोटिंग हुई और डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए या उनकी मुआवजे के खिलाफ कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए तकरीबन 67 वोटों की ज़रूरत थी, यानी 67 वोटों की ज़रूरत थी, जिसमें से 57 वोट जो डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं जो बाइडन के हामी हैं उनको मिले हैं। इसमें नाज़रीन काम 7 रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की अपनी पार्टी है उनके वोट भी शामिल हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की पार्टी के 7 सेनेटर ने भी इस हवाले से वोटिंग में हिस्सा लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहिए था और डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस की बिल्डिंग में हमले में मुलव्विस थे, लिहाजा वो मुजरिम हैं, उन्हें दोबारा इलेक्शन या सियासत में हिस्सा लेने से रोका जाए। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह माजरा शुरू हुआ था 6 जनवरी 2021 को, जब कैपिटल हिल में अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग पर ट्रंप के हामियों ने धावा बोला और पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जितने भी कांग्रेस के अरकान थे उनको हिरासा किया गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो डाइस था उसे भी तबाह कर दिया गया और इसी तरह से बड़ी तोड़ फोड़ हुई और हंगामा हुआ। पूरी अमेरिका की तारीख के अंदर शायद इससे पहले कभी ऐसा वाकया ना हुआ हो। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जग हसाई हुई। ट्रंप के हामी ट्रंप की पार्टी की जो कैप है वो पहने हुए थे और अमेरिका को ग्रेट बनाने के हवाले से नारे लगा रहे थे और ट्रंप के हक में नारे लगा रहे थे। पूरी अमेरिका की जो अवाम है वो ये समझती है कि ट्रंप इस वाक़े के पीछे थे और डेमोक्रेट पार्टी के जो सदर हैं, जो मौजूदा अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि ट्रंप ने जानबूझकर कांग्रेस की बिल्डिंग पर धावा बोला है और यह अमेरिका की तारीख का भयानक दिन था। बहरहाल नाज़रीन काम, पहले कांग्रेस के अंदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई हुई जिसमें कामयाबी हुई डेमोक्रेट को, और फिर सेनेट के अंदर आज कार्रवाई हुई है जिसमें डेमोक्रेट पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी के मध्य मुकाबिल है और ट्रंप के पार्टी की हरीफ है उनको शिकस्त हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जीत है इसे आने वाले दिनों में अमेरिका की तारीख में एक बड़ा जो बाइडन की हुकूमत के लिए धचका करार दिया जा रहा है कि जो बाइडन की हुकूमत ट्रंप को तो इक़्तिदार में किसी तरह से हटा चुकी है, शिकस्त दे चुकी है, लेकिन बहरहाल 2024 का जो इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप लड़ने जा रहे हैं और जो मुआवजे की कार्रवाई है इसकी नाकामी इस बात की अलामत है कि अब भी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी मौजूद हैं और ट्रंप आने वाले दिनों में अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस वजह से खबरें ये भी हैं कि ट्रंप आने वाले दिनों में अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को दोबारा 2024 के सदारती इंतखाब में टिकट ना दिया तो ट्रंप अपने लिए नई पार्टी कायम कर सकते हैं और ये नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी को तोड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप अपने सारे सरमाए को, अपने पैसे को बहाना चाहते हैं और दोबारा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो अब ये तो वक्त बताएगा कि 2024 के इलेक्शन में ट्रंप को टिकट मिलता है और ट्रंप पे इंतखाबात जीत पाते हैं। लेकिन नाज़रीन काम, इस वक्त जो ट्रंप का बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो मुआवजे की कार्रवाई थी ये बदतरीन कार्रवाई थी और ये घिनौना इल्ज़ाम था और ये अमेरिका की तारीख का एक सबसे बड़ा जुर्म था जो जानबूझकर तोहमत थी जो मेरे खिलाफ लगाई गई, जिससे मैं सरखुरू हुआ हूँ, जिसमें मैं जीता हूँ। लिहाजा जो बाइडन के लिए पैगाम है कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन के ज़रिए से जो इक़्तिदार में आए हैं उनका मुस्तकबिल बहुत थोड़ा है और वो उनको बहुत जल्द जाना होगा। नाज़रीन काम, बहुत से माहिरीन अमेरिका के अंदर ये भी कह रहे हैं कि जो बाइडन अभी तक हारे नहीं हैं और जो मुआवजे की कार्रवाई है जो बाइडन की पार्टी वो जारी रखेगी और अमेरिका की अदालतों के अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, पिटीशन हैं, लिहाजा ट्रंप को अमेरिका की अदालतों के अंदर भी पेश होना होगा और वहाँ पर भी सुरखुरू होना होगा, वरना दीगर रास्ते भी कांग्रेस के पास या डेमोक्रेट पार्टी के पास मौजूद हैं
ताकि ट्रंप को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ट्विटर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के 80 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर वाले अकाउंट को बंद किया गया और उसे हमेशा और ताहयात बंद करने का ऐलान किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो उनके पास सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा और दीगर जो इंटरनेट के जो सोर्सेज हैं जैसे यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, इस पर भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल कोई अनहोनी हो सकती है, तारीख तब्दील हो सकती है, हालात बदल सकते हैं और ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की ख़राबी और बर्बादी की। नाज़रीन हम जो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, यरूशलेम पोस्ट ने, जो इसराइल का सबसे बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने इसे रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने धमकी दी है कि इसराइली जहाज़ों को अमेरिकी सरजमीन पर उतरने नहीं दिया जाएगा अगर इसराइल ने एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त अमरीकी जहाज़ों को ना दी। आप जानते हैं इसराइल के अंदर इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है और इसराइल का दावा है कि कोरोना वबा है, जिसकी वजह से हम किसी मुल्क की जहाज़ों को या फ़्लाइट्स को उतरने नहीं देंगे और इसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन जो माहिरीन हैं, इस आर्टिकल के अंदर भी इस नुक्ते को उठाया गया है कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हैं क्योंकि जो बाइडन की इंतज़ामिया इस वक्त नेतन्याहू के साथ राब्ते नहीं कर रही है और नेतन्याहू को ताहाल जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किए है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की तारीख़ में हमेशा ऐसा रहा है कि दूसरे तीसरे दिन जो भी नया सदर होता है वो इसराइल के वज़ीर आज़म को या आला अहदेदारों को फ़ोन करके मुबारकबाद देता है, ताल्लुकात और उनकी हिफाजत के लिए उनको यकीन दिलाता है। लेकिन जो बाइडन वाहिद ऐसे अमेरिकी सदर हैं जिनको इक़्तिदार में आए हुए 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक नेतन्याहू को फ़ोन नहीं किया। हालांकि नाज़रीन काम, नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर दिया, इमानुएल मैक्रोन फ्रांसीसी सदर को फ़ोन किया, पुतिन को फ़ोन किया, चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग को फ़ोन कर दिया और इसी तरह से दीगर मुल्कों के जो मुल्क हैं जो इसराइल से किसी हद तक कमज़ोर हैं उनको फ़ोन कर दिया, उनके सरबराहों को। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म को अभी तक फ़ोन नहीं किया और अब तो ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद ये मामला और तूल पकड़े और जो बाइडन अभी मज़ीद वक्त दें और अभी फ़ोन ना करें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत और इसराइल की मौजूदा हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और ये इख्तिलाफ़ात की एक बड़ी वजह नेतन्याहू से जो बाइडन की नाराज़गी है, क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप का पक्का दोस्त और हलीफ रहा है और जो बाइडन की हुकूमत है वो नेतन्याहू के मद्दे मुकाबिल बेनी गैंट्स को सपोर्ट करती है। इस एतबार से भी इसको नेतन्याहू को फ़ोन नहीं किया जा रहा है और चूँकि मार्च के अंदर इलेक्शन शेड्यूल हैं इसराइल के अंदर, तो हो सकता है कि मार्च तक जो बाइडन नेतन्याहू को फ़ोन ना करें या उसे मज़ीद ताख़ीर का शिकार करें ताकि नेतन्याहू मार्च में हार जाएँ तो फिर उनको फ़ोन करने की नौबत ही ना आए। बहरहाल नाज़रीन काम, अच्छी बात है मुसलमानों के लिए, तो ये खुशाइंद बात है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान दरारें पड़ें, इनके ताल्लुकात ख़राब हों ताकि फ़लस्तीनियों पर या मुसलमानों पर जो इनके जुल्म है उनका ख़ात्मा हो। नाज़रीन काम, इसके अलावा कुछ ज़िमनी ख़बरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका की इदारों के अंदर और अमेरिका भर की रियासतों के अंदर जो दुश्मनी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, नफ़रत में इजाफ़ा हो रहा है। बाकायदा एक रिपोर्ट छपी है, ये बाकायदा तहकीकी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के अंदर यहूदियों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस इसराइली यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है, जिससे वाज़ेह होता है कि इसराइल अब ज़्यादा देर तक दुनिया में कायम नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी और इसराइल तबाह और बर्बाद होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर इसराइल से ये सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर मग़रबी इलाके में एक फ़लस्तीनी फैमिली की गाड़ी थी, उसको आग लगाकर इसराइली यहूदी ने जला दिया है और फ़लस्तीनियों पर पत्थर फेंके गए हैं, उन्हें ज़ख्मी और लहूलुहान कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें हम सुनते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर, फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर इसराइली यहूदियों के जो मज़ालिम हैं उनका सिलसिला बढ़ रहा है, इनकी रोकथाम नहीं हो रही है। आलमी अदालत इंसाफ के अंदर अगरचे मुकदमा चल रहा है इसराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, बल्कि इसराइल को सज़ा देना ज़रूरी है। और साथ साथ नाज़रीन काम, कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि इसराइली फ़ोर्सेस ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयारियाँ कर रखी हैं, तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकायदा जो हिज़्बुल्लाह है, जो ईरान नवाज़ मुसल्लह तंजीम है लबनान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ इसराइली फ़ोर्सेस हमला करने वाली हैं। और नाज़रीन काम, ये भी हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह के नाम पर लबनान के अंदर इसराइली फ़ोर्सेस टारगेट करे और लबनान के चूँकि हालात ख़राब हैं और वहाँ के वसाइल को और वहाँ के इक़्तिदार को कब्ज़ा कर लिया जाए। साथ साथ नाज़रीन काम, आप
जानते हैं इसराइल अमरीका के दरमियान ईरान के मामले पर भी शदीद इख्तलाफात हैं। इसराइल की मौजूदा गवर्नमेंट समझती है कि जो बाइडन की हुकूमत ईरान के हक़ में फ़ैसले कर रही है और ईरान को एटमी हथियार बनाने के मौके फ़राहम कर रही है। हालांकि दुनिया के बहुत से लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तीनों ममालिक आपस में पसे पर्दा एक है, इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। और नाज़रीन, बहुत से माहिरीन का तो ये भी मानना है कि अमेरिका की जो नई हुकूमत है, जो बाइडन की जो कैबिनेट है, इसके अंदर भी बेशतर यहूदी मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका और इसराइल के दरमियान या जो बाइडन की हुकूमत और नेतन्याहू की हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ये भी महज दिखलाने के लिए हैं, वरना पसे पर्दा यहूदी इसराइल को बचाने के लिए, अमरीकी इसराइल को बचाने के लिए अपनी जान तक और अपने मुल्क तक को दाव पर लगा सकते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम यरूशलेम पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बड़े बड़े ओहदों पर फायज जो बाइडन की कैबिनेट के यहूदी लोगों का नाम बताया गया है। उसमें नाज़रीन काम सर फहरिस्त जो सबसे पहला नाम है वो है अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा का, जिनका नाम एंटोनी ब्लिंकन है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका हैं। नाज़रीन काम ये यहूदी हैं और होलोकॉस्ट के अंदर इनके दादा बचे थे, उसके बाद इनका पूरा ख़ानदान है। तो यरूशलेम पोस्ट का ये मानना है कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा ओहदा एंटोनी ब्लिंकन को दिया गया है, जो यहूदी हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ कभी भी फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम एक डिप्टी CIA के डायरेक्टर का नाम लिखा गया है, डेविड कोहन। इनके बारे में भी लिखा गया है कि ये भी यहूदी हैं और इस वक्त ये डिप्टी CIA हैं और डायरेक्टर हैं CIA के। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर सकता है। इसी तरह से नाज़रीन काम सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी लिखा है, उनका नाम जेनेट येलन, वो भी यहूदी हैं और ये भी एक बड़ा ओहदा है अमेरिका के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अमरीकी जो मौजूदा हुकूमत है वो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसले करेगी। इसी तरह से नाज़रीन काम अटॉर्नी जनरल का जो ओहदा है मेरिक गारलैंड के पास है, ये भी यहूदी हैं। और इसी तरह से जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, ये भी नाज़रीन काम एक यहूदी शख्स को ओहदा दिया गया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है जो बाइडन की कैबिनेट में, रॉन केलन, ये भी एक यहूदी हैं। और इसी तरह से डायरेक्टर ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एरिक लैंडर, ये भी एक यहूदी हैं। ये भी ओहदा एक यहूदी शख्स को दिया गया है जो इसराइल के हक़ में फ़ैसले करेगा। इसी तरह से नाज़रीन काम डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का जो ओहदा है वो भी एक यहूदी को दिया गया है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इसराइल के ख़िलाफ़ जो बाइडन की हुकूमत हो सकती है। इसी तरह से एक और ओहदा है सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये भी एक यहूदी शख्स को ओहदा दिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ओहदा है डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये भी एक यहूदी को ओहदा जो बाइडन ने दिया है। और इसके अलावा एक और ओहदा है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा, ये भी एक यहूदी शख्स को दिया गया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो कोविड-19 के हवाले से कोऑर्डिनेटर का ओहदा है, ये भी एक यहूदी शख्स के पास है। और इसके अलावा डायरेक्टर सेंटर फॉर जो डिज़ीज़ कंट्रोल है, ये ओहदा भी एक यहूदी शख्स को दिया गया है। और इसके अलावा मेंबर काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एडवाइज़र्स, ये भी ओहदा एक यहूदी शख्स के पास है। और इसके अलावा जो नायब सदर हैं अमेरिका की, जो इस वक्त कमला हैरिस, उनके खामन भी एक यहूदी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगरचे जो बाइडन खुद ये कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये थोड़े से लिबरल और सेकुलर हैं। और जो इनकी कैबिनेट के अंदर लोग हैं वो भी यहूदी किसी हद तक सेकुलर और लिबरल हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम जो बाइडन की कैबिनेट के अंदर जो दीगर यहूदी हैं वो भी किसी हद तक सेकुलर और लिबरल हैं, लेकिन बहरहाल वो इसराइल के ख़िलाफ़ या इसराइली मफादात के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। इसलिए इसराइल का मीडिया ये जो दावा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, नेतन्याहू को फ़ोन नहीं किया जा रहा, या जो बाइडन की हुकूमत ईरान के हक़ में है और इसराइल के ख़िलाफ़ है, ये महज अवाम को, ये दुनिया को धोखा देने वाली बात है। अगरचे जो बाइडन को मसला नेतन्याहू से हो सकता है क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप के दोस्त थे, लेकिन जो बाइडन किसी भी तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करेंगे, वरना वह अपनी कैबिनेट के अंदर 15 से 20 बड़े बड़े ओहदे वो यहूदियों को ना देते। और यहाँ तक कि एक यहूदी जो नायब सदर हैं, अगरचे वो ख़ुद अपने आप को ईसाई कहती हैं कमला हैरिस, लेकिन उनके खामद बहरहाल यहूदी हैं, जिस पर इसराइल को बड़ा मान है कि हमारे लोग आज भी इसराइल के अमेरिका के अंदर आला ओहदों पर फायज हैं, जो किसी भी सूरत इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करेंगे। बारह नस्ल काम अब दुनिया को फ़ैसला करना होगा कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान को, तुर्की को, सऊदी अरब को और दीगर मुल्कों को, कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ किस तरह से वो फ़ैसले करें। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी
राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।